Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like my voice, if you like my physics के notes, then please subscribe my channel and share with your friend क्योंकि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं फिजिक्स से वीडियो चैनल ऐसी अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी आपके इतने नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन जिसने से पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स से यूट्यूब वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे ये कहा था कि मैं इस वीडियो में टॉपिक शुरू करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एज 11th क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो न्यूटन का लॉ डिस्कवर किया था वो क्या था? सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन 1642 1727 में उन्होंने ये लॉ डिस्कवर किए थे। मेड अ सिमेट्रिकल स्टडी ऑफ मोशन एंड एक्सटेंडेड द आइडिया ऑफ गैलीलियो, जिसमें जिनकी जो स्टडी थी वो सिस्टमैटिक स्टडी थी मोशन की। एंड ये जो आइडिया था ये गैलीलियो ने जो अपने आइडिया बताए थे। अब गैलीलियो ने कौन सा आइडिया बताया था इससे वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं जाकर देख सकते हैं। गैलीलियो ने जो अपने आइडियाज़ दिए थे उसको एक्सटेंडेड किया था। सिस्टमैटिक है मोशन के, सिस्टमैटिक स्टडी है मोशन की, और एक्सटेंडेड आइडिया किए हैं गैलीलियो का। ही अराइव एट 3 लॉज ऑफ मोशन, उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन में अराइव किए विच आर कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाने जाते हैं। ये लॉ इस तरीके से, दीज लॉ आर एज फॉलोज। फर्स्ट लॉ ये कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। प्रत्येक बॉडी लगातार बनी रहती है या तो विराम अवस्था में जिसे रेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, या यूनिफॉर्म मोशन गति करती रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, अनलेस जब तक कि इट इज़ कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए टू चेंज दैट स्टेट, उसकी पोजीशन को, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लॉ। एंड सेकंड होता है सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल्स टू एम वी होता है। इससे वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी, जिसने जाकर देख सकते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है बॉडी का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड फोर्स के। एंड द चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो चेंज होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है। ठीक, मीन्स dp ओवर dt, p इज द लीनियर मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। थर्ड लॉ ये कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जैसा भी एक्शन करते हैं उतना ही और उसके विपरीत दिशा में हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। ये होता है हमारा थर्ड लॉ। ठीक, अब हम डिफाइन करेंगे कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अकॉर्डिंग एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, प्रत्येक बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन करेगी अनलेस, जब तक कि एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दिस शोज दैट, ये शो करती है ए बॉडी बाय इटसेल्फ, ए बॉडी बाय इटसेल्फ कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, की बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। This inability of a body to change its state of rest or of uniform motion along a straight line is called inertia of the body। ये जो inability होती है या फिर कोई ये जो प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर सकती। ठीक है, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, या फिर कि बॉडी द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ, की जो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में जो चेंज होगा और जो यूनिफॉर्म मोशन में चेंज होगा एक अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, उसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ द बॉडी। दस फर्स्ट लॉ डिफाइन द इनर्शिया, इसलिए फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है इनर्शिया को, और हैंस इट इज़ राइटली कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? गैलीलियो सिंपल बट रिवोल्यूशनरी आइडिया दी थ्रोन एरिस्टोटलियन मैकेनिक्स, जो कि मैं सिलेक्टिव चैनल अपलोड कर चुकी हूँ कि गैलीलियो ने एरिस्टोटल जो मैकेनिक्स दी थी उसे नकार दिया था, उसे मना कर दिया था। अब एरिस्टोटल ने कौन सी मैकेनिक्स दी थी और गैलीलियो ने कैसे बताया था, तो इससे रिलेटेड वीडियो चैनल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे नहीं जाकर देखी वो जाकर देख सकते हैं। अ न्यू मैकेनिक्स हैड टू बी डेवलप, एक न्यू मैकेनिक्स का डेवलप हुआ था। दिस टास्क वॉज अ कंप्लीट
अकम्प्लिश्ड ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेड बाय आइजैक न्यूटन। इस काम को पूरा सिर्फ अकेले, एकम्पेंट को हिंदी में कहते हैं संपन्न, पूरा किया था बाय आइजैक न्यूटन ने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो कि ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। न्यूटन बिल्ड ऑन गैलीलियो आइडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स इन टर्म ऑफ थ्री। न्यूटन ने गैलीलियो जो आइडिया दिया था उसके आधार पर एक फंडामेंटल मैकेनिक्स बताई, ठीक है। लेड को मतलब होता है रखी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थ्री लॉज ऑफ मोशन, थ्री लॉज ऑफ मोशन को, दैट गो बाय हिज नेम, जो कि उनके नाम पे हुआ, जिसे हम जानते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज हिज स्टार्टिंग पॉइंट। गैलीलियो लॉ का जो इनर्शिया, गैलीलियो ने अपना एक इनर्शिया लॉ बताया था जो कि स्टार्टिंग पॉइंट था, विच ही फॉर्मुलेटेड, जिसे उन्होंने संपूर्ण फॉर्मुलेटेड किया एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, एज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया से, जो कि ये है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, कि प्रत्येक बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, इन अ स्ट्रेट लाइन में, अनलेस, जब तक कि कंप्लेंट बाय अ सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए, टू एक्ट अदरवाइज, दूसरे प्रकार से। द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ इम्प्लाइंग जीरो एक्सीलरेशन। भाई जब कोई चीज़ लीनियर मोशन में होती है, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। जब वेलोसिटी में चेंज होगा ही नहीं तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, और वही मैंने लिख रखा है इम्प्लाई जीरो, ACCN, ये मेरी एक्सीलरेशन की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन देयरफॉर बी सिंपली एक्सप्रेस्ड, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज़ जीरो, यदि बॉडी पर कोई फोर्स लगाया ही नहीं जाए, इट एक्सीलरेशन इज़ जीरो, उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। अब यहाँ पे तो एक्सीलरेशन का ACCN मतलब एक्सीलरेशन, और यहाँ पे है अकॉर्ड, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन कैन बी नॉन ज़ीरो, एक्सीलरेशन ज़ीरो नहीं होगा ओनली इफ़ देयर इज़ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, यदि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे। नेचुरल सी बात है, फोर्स लगेगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज को ही हम एक्सीलरेशन कहते हैं। टू काइंड ऑफ सिचुएशन, दो टाइप की सिचुएशन होती है, आर एनकाउंटर्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ एंड प्रैक्टिस, की जब हम इस लॉ को पढ़ते हैं। इन सम एग्जाम्पल वी नो डैट, हम जानते हैं कि द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पर जीरो होता है। इन दैट केस वी कैन कंक्लूड दैट द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, यदि हमारा फोर्स इज जीरो होगा तो हमारा एक्सीलरेशन भी जीरो है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है फिजिकल्स टू ma। जब आपका फोर्स इज जीरो है तो आपका एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो आपका एक्सीलरेशन इज जीरो है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक स्पेसशिप को हम हिंदी कहते हैं अंतरिक्ष यान, आउट इन द इंटरस्टेलर स्पेस, जब वो बाहर निकलता है अंतर्राष्ट्रीय आकाश में, जो कि आपने देखा भी होगा, फार फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट, वो सभी ऑब्जेक्ट से दूर चला जाता है। आपने उड़ते हुए देखे होंगे, जब अंतरिक्ष होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जब अंतरिक्ष में जाते हैं और जब उससे बाहर निकलते हैं तो वो हमें ऐसे उड़ते हुए लगते हैं, मतलब वो एक दूसरे दूर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं होता, ठीक। एंड विद ऑल इट्स रॉकेट टर्न्ड ऑफ एंड हैज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, और उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता ही नहीं, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन लगता है। जब उन्हें ग्रेविटेशन लगता है तो उसमें मास ही नहीं लगता, जब मास ही नहीं लगता, क्योंकि वो उड़ते इसलिए क्योंकि उन्हें पृथ्वी से ग्रेविटेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब ग्रेविटेशन नहीं लगता है तो उसका मास कैसे निकालेंगे, ठीक। तो जब मास ही नहीं लग रहा तो फोर्स भी जीरो। इट एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ मस्ट बी जीरो, जो कि भाई जब फोर्स ही नहीं लग रहा है, एक्सीलरेटर फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ मस्ट बी जीरो। इफ़ इट इज़ इन मोशन, यदि वो मोशन में होता है, इट मस्ट बी कंटिन्यू टू मूव विद द यूनिफॉर्म मोशन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि मोशन में होता है तो वो कंटिन्यू मूव करता है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑल्सो ऑब्जेक्ट इन मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है, जनरली एक्सपीरियंस फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करती है, एक विस्कस ड्रैग को, जिसे हम कहते हैं हिंदी में श्वान, कर्षण एटसेट्रा को एक्सपीरियंस करती है, यदि वो मोशन में होती है। और इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ में होती है, इज एट रेस्ट में होती है, और इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होती है, इट इज़ नॉट बिकॉज देयर आर नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वो इस मोशन में क्यों होती है, क्योंकि हम उसके ऊपर जब कोई बाहर से बल लगा ही नहीं है, तो या तो वो लीनियर मोशन में होगी, है ना, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में होगी या रेस्ट में होगी। क्यों, क्योंकि उस पर हमारा कोई बाह्य बल नहीं लगा, ठीक है।
बट बिकॉज द वेरियस एक्सटर्नल फोर्स कैंसल आउट दैट इज एड अप टू जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन रीज़न ये होता है कि उस पर बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं और जब वो ऐड होते हैं तो वो ज़ीरो होता है। जैसे आपका एग्जांपल देखिए, ये रहा बुक का वेट नीचे की तरफ लगेगा, आर हमारा जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। व्हाट इज़ आर वो देखिए अभी। ए बुक एट रेस्ट ऑन अ टेबल, जो कि फिगर ए में है। फिगर बी में है, a car मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी से मूव कर रही है और नेट फोर्स इज ज़ीरो इन ईच केस। नेट फोर्स ज़ीरो है, उसमें ज़ीरो है इन ईच केस, क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ऐसे लिए तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी नहीं, तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसमें फोर्स भी ज़ीरो होगा। कंसीडर ए बुक, हमने एक बुक मानी जो कि आपको मैं डायग्राम में दिखाया था फिगर ए में, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में लगी है। इट इज सब्जेक्टेड टू टू एक्सटर्नल फोर्स, पे दो एक्सटर्नल फोर्स लगे हैं। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, देखो जहाँ ग्रेविटी होगी वहीं तो मास होगा, तो जो कि यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है दैट इज इट वेट डब्लू, एक्टिंग डाउनवर्ड जो कि आपने अभी देखा, एंड अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल द नॉर्मल फोर्स आर, और उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे मैंने आपको आर से दिखा रखा है, ऑन द बुक पे बाय द टेबल के द्वारा भी इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि भाई टेबल का भी वेट है तो टेबल के कारण भी फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। उस फोर्स को कहेंगे नॉर्मल फोर्स, और इसकी डायरेक्शन ऊपर आर की तरफ मैंने दिखा रखी है। आर इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, आर एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक। देन वी ऑब्जर्व द बुक टू बी एट द रेस्ट, हम ही ऑब्जर्व करते हैं बुक रेस्ट पे। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट, इससे ये पता चलता है कि फ्रॉम द फर्स्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू डैट ऑफ डब्लू, मतलब जो आर की वैल्यू है वो डब्लू की होगी, पर दोनों की चूँकि डायरेक्शन अपोजिट हैं तो वो ज़ीरो हो जाएगी। मीन्स मान लीजिए +1 नीचे लग रहा है, नहीं -1 नीचे लग रहा है तो +1 ऊपर लग रहा है, तो -1 और +1 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक। A statement of an encounter is since W is equals to R, जो कि मैंने आपको बताया 1 इक्वल टू 1, लेकिन एक वैल्यू है 1, R ले रहे हैं +1, W लेंगे -1, तो एक दूसरे कैसे कर देंगे, सिंस W इज इक्वल्स टू R फोर्स कैंसल एंड देयरफॉर द बुक इज द रेस्ट। तो जब फोर्स कैंसल हो जाएगा तो क्या होगा, बुक रेस्ट में होगी। दिस इज इनकरेक्ट रीजनिंग, द करेक्ट स्टेटमेंट ये है, सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट, बुक ऑब्जर्व की गई है रेस्ट में, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट मस्ट बी ज़ीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। दिस इम्प्लाइज दैट, जो कि ये बताता है कि नॉर्मल फोर्स आर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट डब्ल्यू, जो कि वही मैंने कहा। अब इक्वल मतलब वही 1 वाली वैल्यू, इसका +1 इसका -1 है, और अपोजिट है तो माइनस है, ठीक। कंसीडर, अब हम कार का एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ अ कार स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, हम एक मानते हैं कि कार जो होती है वो मोशन करती है फ्रॉम द रेस्ट में, और पिकिंग अप, और उसकी स्पीड में पिकिंग अप स्पीड मतलब उसकी स्पीड में वृद्धि हो रही है। देन मूविंग ऑन अ स्मूथ स्ट्रेट रोड, और वो एक स्मूथ स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड में, फिगर ए बी, जो कि ये दिखाया था, ठीक। When the car is stationary, जब कार विराम अवस्था में होती है, there is no net force acting on it, उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता है। ड्यूरिंग पिकअप इट, और जैसी उसकी चाल में वृद्धि होती है, इट एसिलेट, उसमें एसिलेशन होता है ना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है। आपके कार में एक वो लगा होता है जिसमें आपकी स्पीड आप नापते हैं, कि आपने मतलब उसमें बताते हैं कि जब आप कार चलाते हैं तो उसमें लिखा होता है कार के अंदर जो होता है कि 5 किलोमीटर पर सेकंड के आवर्स चला रहे हैं या 5 किलोमीटर पर आवर्स चला रहे हैं, तो उसकी ऐसी वेलोसिटी में चेंज बताता है। वेलोसिटी में चेंज ही क्या बताता है, एसिलरेशन। दिस मस्ट हैपन, ठीक, दिस मस्ट हैपन ड्यू टू अ नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। नोट डैट, ये नोट करने वाली बात है कि इट हैज़ टू बी एक्सटर्नल फोर्स है, तो द एसिलेशन ऑफ द कार कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर बाय एनी इंटरनल फोर्स। तो एक्सटर्नल, तो नेचुरल सी बात है कि जो एसिलेशन होगा कार का, वो इंटरनल फोर्स के कारण नहीं नापा जाएगा, वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण नापा जाएगा। दिस माइट साउंड सरप्राइजिंग बट इट इज़ ट्रू, ये सरप्राइजिंग है लेकिन बट इट ट्रू है। द ओनली कन्विंसिबल एक्सटर्नल फोर्स, केवल वही एक विचार करने वाली बात है कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है अलॉन्ग द रोड, जो कि रोड में लग रहा है, इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कारण है, क्योंकि नीचे से फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है।
इट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स है दैट एसिलेट द कार, जो कार को एसिलेट करता है एज अ होल, ठीक है। फिर से छोड़िए, फिर यहाँ पे लेते हैं एज अ होल। यू विल लर्न अबाउट फ्रिक्शन इन सेक्शन 5.9, इस लाइन को छोड़िए, मतलब कहने का ये था। और व्हेन द कार मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, नॉट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, ये हुआ। अब इसके बाद होता है हमारा नॉट एक्सटर्नल फोर्स, अब ये हो गया। हाउएवर फिर ये इसके बाद ये, ठीक। तो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ये जो मैंने पेंसिल से काट रखा है, इसे मैंने इसलिए नहीं बोला है बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। टॉपिक बड़ा हो जाएगा, सिर्फ आपको डिफाइन करना है, तो आपका सिर्फ यहाँ तक हो जाएगा कि व्हेन द कार मूव वेलोसिटी देयर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। जब कार मूव करती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लाता है। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू m में ए क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो एसिलेशन ही नहीं होगा, जब एसिलेशन नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा, फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। तो ये हमने डिफाइन किया न्यूटन का फर्स्ट लॉ, दो एग्जाम्पल से, एक बुक से एक कार से। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करेंगे। अगेन मैंने जितना अब तक पढ़ा दिया, वीडियो को भी पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक माय वॉइस, इफ यू लाइक माय फिजिक्स के नोट, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद फ्रेंड, क्योंकि मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखना होता है जिसके बेस पर आप एग्जाम डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो शेयर विद द ताकि उनको भी आप कितना नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन इसके अलावा 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, वो भी अपने फिजिक्स से टॉपिक पूछ सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। 12th क्लास के स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एंड अगेन प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। ओके स्टूडेंट।